गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास क्या है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे रोजनॉफ। तो रोजनॉफ ने क्या किया, रोजनॉफ ने ग्लिसरेलियाइड के एक विन्यास को डी माना और दूसरे विन्यास को स्वेच्छा से एल विन्यास मान लिया। यानी एक विन्यास को डी कर रहा है और दूसरे विन्यास को एल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ग्लिसरेलियाइड के अंदर किरेल कार्बन का OH समूह दाई तरफ है तो उसे डी विन्यास कर देंगे, और यदि किरेल कार्बन का OH समूह बाई तरफ है तो उसे एल विन्यास कहेंगे। देखो रोजनॉफ ने ग्लिसरेलियाइड के एक विन्यास को डी विन्यास मान लिया, जबकि दूसरे विन्यास को स्वेच्छा से एल विन्यास माना गया। एक विन्यास को डी विन्यास करें और एक विन्यास को एल विन्यास करें। कैसे माना, तो ये करा यदि ग्लिसरेलियाइड में किरेल कार्बन का OH समूह दाईं ओर रखा जाए तो यह डी विन्यास है, इसे डी विन्यास कहेंगे। जबकि OH समूह बाईं ओर होने पर एल विन्यास है। एग्जाम्पल के लिए ग्लिसरेलियाइड का केस तो ये ले रहे हैं CHO, ये किरेल कार्बन, इस पर OH समूह दाईं तरफ ले लें ये वाला, तो इसे हम डी विन्यास कहेंगे। डी ग्लिसरेलिहाइड। और यदि किरेल कार्बन का OH समूह बाईं तरफ हो तो उसे एल ग्लिसरेलियाइड मानेंगे। ओके, तो इस आधार यानी मानक किसको माना गया है, सापेक्ष निरपेक्ष विन्यास के लिए ग्लिसरेलियाइड को मानक माना गया। इनके आधार पर किसी अन्य यौगिक के विन्यास का हम निर्धारण कर सकते हैं। तो कह रहा है सभी सरल शर्कराओं के अंतिम छोर पर किरेल कार्बन पर उपस्थित OH समूह के विन्यास के आधार पर हम शर्कराओं को डी और एल विन्यास में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इसी आधार पर, किसके आधार पर, ग्लिसरेलियाइड के आधार पर शर्कराओं के अंतिम छोर को
सापेक्षिक रूप से निम्न प्रकार डी एवं एल रूप में प्रदर्शित किया। कैसे प्रदर्शित किया? देखो, सरल श्रृंखलाओं में जो किरेल कार्बन है उसमें नीचे के छोर का किरेल कार्बन का OH समूह यदि दाईं तरफ हो तो इसका संबंध सीधा सा डी ग्लिसरेलियाइड से हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे डी शर्करा। जो भी हो, ग्लूकोज हो तो डी ग्लूकोज कह देंगे, फ्रक्टोज हो तो फ्रक्टोज कह देंगे। और यदि सरल शर्करा में नीचे के छोर के किरेल कार्बन का OH समूह बाईं तरफ हो तो उसे हम क्या कह देंगे? एल विन्यास अर्थात एल शर्करा कह देंगे। ओके, तो आप ये कह सकते हो, जब किसी प्रकाशिक समन्वय को किसी ज्ञात यौगिक के सापेक्ष डी और एल के आधार पे पता लगाएंगे तो उसे हम कहेंगे सापेक्ष विन्यास। तो देखो डेफिनेशन, सापेक्ष विन्यास किसे कहेंगे? जब किसी प्रकाशिक समन्वय का विन्यास किसी ज्ञात विन्यास वाले यौगिक के आधार पर दिया जाता है तो उस विन्यास को सापेक्ष विन्यास कहते हैं। उस विन्यास को क्या कह देंगे? सापेक्ष विन्यास कहेंगे। अब है वे यौगिक जिन्हें डी ग्लिसरेलियाइड से प्राप्त किया जा सके अथवा जिन यौगिकों को डी ग्लिसरेलियाइड में परिवर्तित किया जा सके उन्हें हम डी विन्यास, और इसी प्रकार वे यौगिक जिन्हें एल ग्लिसरेलियाइड से प्राप्त किया जा सके या एल ग्लिसरेलियाइड में रूपांतरित किया जा सकता है, एल विन्यास वाले यौगिक कहलाते हैं। देखो, वे यौगिक जिन्हें हम डी ग्लिसरेलिहाइड से प्राप्त कर सकते हैं अथवा जिन यौगिकों को डी ग्लिसरेलिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं, वे यौगिक डी विन्यास वाले यौगिक कहलाते हैं। ओके, इसी के अल्टरनेट बनाएंगे, सेम डेफिनेशन। वे यौगिक जिन्हें हम एल ग्लिसरेलिहाइड से प्राप्त कर सकते हैं अथवा
जिन यौगिकों को एल ग्लिसरेलियाइड में परिवर्तित कर सकते हैं वे यौगिक एल विन्यास वाले यौगिक कहलाते हैं। उनका विन्यास क्या मानेंगे? एल। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डी ग्लिसरेलियाइड, जिसका फॉर्मूला ये आपके सामने है। यदि इसका मरकरी ऑक्साइड की उपस्थिति में रिडक्शन कर दें तो एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे हम डी ग्लिसरिक अम्ल कहेंगे। ओके, और इसका फास्फोरस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं यहां पर, तो यहां से OH समूह हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? Br। तो लिखेंगे HCOH COOH CH2Br और इसका करवा देंगे रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से HBr निकाल देंगे और बन जाएगा ये कंपाउंड, जिसे हम कहेंगे डी लैक्टिक अम्ल। तो हमारी थ्योरी होगी डी ग्लिसरेलियाइड से प्राप्त करेंगे तो उससे भी हम कहेंगे डी विन्यास वाला, या डी ग्लिसरेलियाइड में परिवर्तित करें तो भी हमें डी विन्यास वाला यौगिक कहेंगे। तो सेकेंड एग्जांपल हो, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए देख सकते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आइसोसीरीन। डी आइसोसीरीन ये लिया। इसका नाइट्रस अम्ल की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवा दें तो यहां से दो नाइट्रोजन, ये वाला और ये वाला, दो हाइड्रोजन ये निकाल दूं H2O, तो क्या हो जाएगा? HCOH CHO CH2OH। ओके, अब इसका हम देख रहे हैं रिएक्शन आगे। अब इस रिएक्शन में हम करेंगे यहां पर अपचयन, तो अपचयन करने पर यहां से निकाल देंगे H2O, तो हो जाएगा HCOH CH2OH और ये हो जाएगा CHO, जो किसमें चेंज हो गया है? डी ग्लिसरेलिहाइड में। किसमें चेंज कर दिया है?
डी ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहेंगे डी ग्लिसरिक अम्ल। तो हमने बोला है कि जिन्हें आप डी ग्लिसरॉल से प्राप्त करेंगे डी विन्यास, या जिन्हें डी ग्लिसरॉल में चेंज करेंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे, डी विन्यास वाले यौगिक ही कहेंगे। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं कि पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करता है, जबकि बड़ा डी और बड़ा एल ये इसके विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे स्मॉल डी व स्मॉल एल केवल प्रकाशिक समावि को प्रदर्शित करता है, ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डी एवं बड़ा डी एवं बड़ा एल उसके विन्यासी समावि को प्रदर्शित करता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि निरपेक्ष विन्यास किसे कहते हैं। किसी अणु के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहा जाता है। किसी अणु के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। तो यहां पर ने डिस्कस किया है सापेक्षिक और निरपेक्षिक विन्यास। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि रेसिमिक मिश्रण जब वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को समान अनुपात में मिलाते हैं तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिक्सर जब वाम ध्रुवण घूर्णक L तथा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक D को समान अनुपात में मिलाते हैं तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसे DL या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जब वाम ध्रुवण घूर्णक L तथा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक D को समान अनुपात में मिलाते हैं तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसे स्मॉल DL या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब करें रेसिमिक मिश्रण एक तरह से क्या होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है, क्योंकि आप वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक दिशा में विपरीत और परिणाम में क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो लिख सकते हैं रेसिमिक मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय होता है, क्योंकि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा
वाम ध्रुवण घूर्णक दिशा में विपरीत तथा परिणाम में समान होते हैं। दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन अपोजिट दिशा में होती है, होने के कारण समान होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ये डी और एल 50-50% या समान अनुपात में मिलाया गया है, जिसके कारण यौगिक प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। इस कारण इसे बाह्य प्रतिकार कहेंगे, क्योंकि हमने इनको बाहर से मिलाया गया है, तो लिख सकते हैं अतः ये बाह्य प्रतिकार कहलाता है। अतः ये बाह्य प्रतिकार कहलाता है। अब डिस्कस कर रहे हैं कि रेसिमिक मिश्रण कैसे बनाए जाए, तो कहेंगे डी लैक्टिक अम्ल ले लें, डी तथा एल लैक्टिक अम्ल लें, क्षार की प्रेजेंस में डी और एल 50-50% लेके मिक्स किया जाए तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। या कहेंगे DL या प्लस माइनस लैक्टिक अम्ल। ओके, तो D और L दोनों को मिक्स करेंगे तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप है रेसिमिकरण किसे कहेंगे, तो सिंपल है, किसी प्रतिबिंब रूप के रेसिमिक मिश्रण में बदलने की प्रक्रिया रेसिमिकरण कहलाती है। रेसिमिकरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेसिमिकरण किसे कहते हैं, तो किसी प्रतिबिंब रूप का रेसिमिक मिश्रण में बदलना रेसिमिकरण कहलाता है। किसी प्रतिबिंब रूप का रेसिमिक मिश्रण में बदलने की प्रक्रिया को, यानी डी और एल का अप्रतिबिंब समूह में बदलना आप कह सकते हैं रेसिमिकरण कहलाता है। ओके, अब कह रहे हैं कि रेसिमिकरण अभिक्रिया किसमें पाया जाए, तो एल्किल हैलाइडों के अंदर जब नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो SN1, तो वहां पर रेसिमिक उत्पाद बनता है। तो कह सकते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक, अर्थात ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की 4 संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो, उनके बारे में डिस्कस करें तो उनमें 2 रूप बनेंगे प्रोडक्ट के रूप में, एक डी और एक एल। तो हम कहेंगे ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइडों में SN1 अभिक्रिया रेसिमिकरण के साथ संपन्न होती है। ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया में रेसिमिकरण होता है। कैसे होता है,
तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में धीमे पद में क्या बनेगा, SN1 अभिक्रिया में। तो SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। धीमे पद में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन sp2 संकृत होने के कारण समतलीय होता है, जिस पर नाभिक सनई दोनों दिशाओं से आक्रमण करता है और दो प्रोडक्ट, एक D और एक L बनता है। तो इस अभिक्रिया में धीमे पद में कार्बोकेटाइन बनता है जो sp2 संकृत होने के कारण समतलीय होता है, जिससे या जिस पर नाभिक सनई दोनों दिशाओं से समान रूप से आक्रमण करता है। दोनों दिशाओं से नाभिक सनई का आक्रमण होता है, अतः D तथा L रूप समान रूप से या समान मात्रा में बनते हैं। समान मात्रा में बनते हैं अतः प्राप्त उत्पाद रेशमिक होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रकाशिक सक्रिय 2-कलोर ब्यूटेन का जल अपघटन, तो लिखेंगे प्रकाशिक सक्रिय 2-ब्रोमो ब्यूटेन का जल अपघटन के जल अपघटन से प्लस माइनस या रेशमिक मिश्रण ब्यूटेन 2-ओल बनता है या प्राप्त होता है। कैसे, तो रिएक्शन में देखें 2-ब्रोमो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर ओके। यदि स्लो स्टेप की बात करें, फर्स्ट यहां से Br निकल जाए तो बनेगा कार्बोकेटाइन, ये वाला जिसको नाम दिया गया कार्बो केटाइन। इस कार्बो केटाइन पर OH माइनस अर्थात नाभिक सनई का आक्रमण हो तो यहां से अटैक करेगा, तो ये सब ग्रुप इधर आ जाएंगे। देखो यहां से अटैक करे तो CH3 H C2H5 OH, और यदि इस नाभिक सनई का इस डायरेक्शन से अटैक हो तो ये सब ग्रुप उधर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, OH C CH3 H C2H5। ओके, तो दो प्रोडक्ट बन गए, जिसमें एक तो नाभिक सनई वहां जुड़ा है जहां पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, और एक में नाभिक सनई
हेलोजन परमाणु की विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है, जिसमें एक द्विरूप या डी समावी और एक हो गया एल समावी, एक डी हो गया एक एल समावी हो गया, या कहेंगे 50% डी और 50% एल, इन दोनों को हम कह देंगे रेसेमिक मिश्रण, या कहेंगे ब्यूटेन प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओके। अब डिस्कस कर रहे हैं हम सबसे पहले रेसेमिक मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जाए। या हमने रेसेमिक मिश्रण बनाया, इसमें से डी और एल ग्रुप को कैसे अलग किया जाए, रिसोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सर। देखो, सबसे पहले कहेंगे कि रेसेमिक मिश्रण अर्थात DL में से D तथा L समायुओं को अलग करना क्या कहलाता है, रेसेमिक मिश्रण का वियोजन कहलाता है। तो क्या लिखने वाले हैं, रेसेमिक मिश्रण या DL को उसके D तथा L समावियों या प्रतिबिंब रूपों में अलग अलग करने को रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। अलग अलग करने को रेसेमिक मिश्रण का पृथक्करण कहते हैं। ओके, रेसेमिक मिश्रण के पृथक्करण की विधियां 4 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यांत्रिक वियोजन, सेकंड जैव रासायनिक वियोजन, थर्ड क्रोमेटोग्राफी और फोर्थ है इसमें रासायनिक वियोजन या कहेंगे लवण निर्माण विधि। तो आज टुडे हम 2 मेथड के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट है यांत्रिक वियोजन। यांत्रिक वियोजन किसे कहेंगे, तो कहेंगे लुईस पास्चर ने 1848 में सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के या रेसेमिक मिश्रण में से डी और एल प्रतिबिंब समायुओं को अलग किया। उसने किसके आधार पर अलग किया, तो कहेंगे कि जो प्रकाशित सक्रिय या क्रिस्टलीय ठोस जो प्रकाशित सक्रिय होते हैं उनमें डी और एल प्रतिबिंब समायुओं की क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती है और वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, द्वैरोपित नहीं होते, अतः उनको हम अलग कर सकते हैं। मतलब क्रिस्टल संरचना अलग होनी चाहिए और प्रतिबिंब रूप होने चाहिए जो अध्यारोपित ना हो, तो उनके लिए हम यांत्रिक वियोजन का उपयोग कर सकते हैं। लुईस पास्चर 1848 में सर्वप्रथम इस विधि द्वारा सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के डी तथा एल
समावियों को अलग किया। ओके, यह विधि केवल क्रिस्टलीय ठोस प्रकाशिक समावी, ये अच्छी लाइन है, क्रिस्टलीय ठोस होना चाहिए, प्रकाशिक समावी या प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों के लिए प्रयुक्त होती है। ओके, यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि यौगिक के प्रतिबिंब समावी क्रिस्टल भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा परस्पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अतः इन क्रिस्टलों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी से या चिमटी की सहायता से चिमटी से पकड़कर अलग किया जा सकता है या अलग कर सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है तो बताएंगे। इस विधि में अत्यधिक समय लगता है, इस विधि में अत्यधिक समय श्रम होता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग कम ही किया जाता है। ओके, तो इस विधि द्वारा पृथक किए गए सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के क्रिस्टलों को जल में घोलने पर ज्ञात हुआ है कि प्राप्त दोनों विलयन प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं तथा इनमें से एक रूप, इनमें से एक विलयन
डी रूप तथा दूसरा विलियन एल रूप होता है। ओके, तो इस प्रकार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है अत्यधिक समय लगता है, इस कहानी विधि का प्रयोग कम ही किया जाता है। ओके, सेकंड हम डिस्कस करेंगे जैव रासायनिक वियोजन। नंबर 2, जैव रासायनिक वियोजन। जैव रासायनिक वियोजन क्या है? तो यह विधि सिद्धांत पे आधारित है। यदि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, यीस्ट को यदि रेशमिक मिश्रण में छोड़ दिया जाए तो वो किसी एक रूप को नष्ट कर देते हैं और एक रूप विलयन में शेष रह जाता है। इसकी थ्योरी यही है। तो देखते हैं क्या लिखने वाले थ्योरी में। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, यीस्ट आदि को जब रेशमिक मिश्रण में पनपने दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रण में से किसी एक रूप को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार इस मिश्रण में केवल एक ही समावी शेष रहता है। दो में से कोई एक रूप जीवाणु, कवक, यीस्ट के द्वारा खाकर नष्ट कर दिया जाता है तो विलयन में सिर्फ एक रूप ही रहेगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कह रहा है अमोनियम टार्ट्रेट है, तो अमोनियम टार्ट्रेट के रेशमिक मिश्रण में पेनिसिलियम ग्लोकम नामक कवक को पनपने दिया जाए तो उसमें से यह डी रूप को खाकर नष्ट कर देता है, एल रूप विलयन में शेष रहता है। तो लिखेंगे अमोनियम टार्ट्रेट के रेशमिक मिश्रण में पेनिसिलियम ग्लोकम नामक कवक को पनपने दिया जाता है तो यह विलयन में से डी रूप को नष्ट कर देता है तथा एल
टार्ट्रेट शेष रहता है। ओके, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि इसी प्रकार एमिनो अम्ल के रेसेमिक मिश्रण में यदि आप ईस्ट को पनपने दिया जाए तो उसमें से एल रूफ नष्ट हो जाएगा और डी रूफ प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एमिनो अम्ल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो इसमें एमिनो अम्ल का जो NH2 समूह है ये परिरक्षित हो जाता है और फिर इसमें एमाइलेज एंजाइम है वो एल एसिटिल व्युत्पन्न को क्या कर देगा, चयनात्मक रूप से नष्ट कर देता है और जिसके कारण हमें विलयन में डी एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से हमें डी एमिनो अम्ल प्राप्त होगा। तो देखो इसी प्रकार अमीनो अम्ल के रेसेमिक मिश्रण में अमीनो अम्ल के रेसेमिक मिश्रण में यीस्ट को पनपने दिया जाता है तो ओके, तो देखो रिएक्शन क्या लिखने वाले हैं इसकी। तो सबसे पहले एमिनो अम्ल का फॉर्मूला कॉमन ये लेंगे जो है DL एमिनो अम्ल। ओके, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहां से HCl मॉलिक्यूल निकालेंगे और बनेगा NHCO CH3COOH जिसे कहेंगे DL एसिटिल व्युत्पन्न। इसके अंदर आप कौन सा एंजाइम छोड़ेंगे, एमाइलेज एंजाइम, जो चयनात्मक रूप से एल रूप को नष्ट कर देगा, जिससे आपको डी एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक, यहां से बॉन्ड ब्रेक, तो डी एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। ओके, ये कह रहा है एमिनो अम्ल के मिश्रण की अभिक्रिया थ्योरी देखो, एमिनो अम्ल के रेसेमिक मिश्रण की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाकर एमिनो समूह को परिरक्षित करते हैं। एमिनो समूह को रक्षित करते हैं। अब इसमें यीस्ट को पनपने
दिया जाता है जिससे एंजाइम एमाइलेज एल एसिटिल व्युत्पन्न को जल अपघटन द्वारा चयनात्मक रूप से नष्ट कर देता है, चयनात्मक रूप से नष्ट कर देता है। जबकि कौन सा रूप नष्ट हो गया है? एल नष्ट हो गया, क्या बच गया है? डी। जबकि डी एसिटिल व्युत्पन्न अपरिवर्तित रहता है। ओके, डी एसिटिल व्युत्पन्न का जल अपघटन करने पर डी एमिनोमर प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं कि जैव रासायनिक वियोजन की वीकनेस क्या है, क्या वीकनेस इसमें हो सकती है। वीकनेस के बारे में डिस्कस करें तो देखो, सबसे पहले बताएंगे इसके अंदर जीवाणु के पनपने में काफी समय लगता है। नंबर 1, जीवाणु के पनपने में काफी समय लगता है, एक वीकनेस तो ये। दूसरा, जीवाणु तनु विलयन में पनपते हैं और तनु विलयन से प्रतिबिंब समायु को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। तो सेकंड बताएंगे, जीवाणु तनु विलयन में पनपते हैं, अतः तनु विलयन से पदार्थ की पुनः प्राप्ति में बहुत समय लगता है। ओके, नेक्स्ट हम बताएंगे, डी और एल रूप में से एक समावी जीवाणु या कवक या यीस्ट द्वारा नष्ट हो जाता है, अतः एक रूप नष्ट होने के बाद एक रूप बचता है, अतः ये एक महंगी विधि है। तीसरा पॉइंट बताएंगे वीकनेस का, एक समावी को जीवाणु खाकर नष्ट कर देता है, अतः यह एक महंगी विधि है। नेक्स्ट ये बता सकते हैं उचित जीवाणु के चयन की भी एक समस्या है। तो फोर्थ पॉइंट, उचित जीवाणु के चयन की समस्या, अर्थात किसी ऐसे जीवाणु का चयन किया जाए जो इन दोनों में से किसी एक रूप को खाकर नष्ट करे। ओके, हम आगे की वीडियो में दो और
रेसिमिक मिश्रण के पृथक्करण की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।